शब्दकोश एक परिचय विषयक कार्यक्रम के इस तृतीय और अंतिम भाग में हमने कोशों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों तथा विविध प्रकार के कोशों के बारे में एक परिचयात्मक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्राचीन काल में कोश निर्माण का मुख्य उद्देश्य लेखक समाज की सहायता करना मात्र था। उन दिनों कोशों की सीमा संक्षिप्त हुआ करती थी। कहना नहीं होगा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारे पठन पाठन की शैली में बड़े बदलाव आ गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में हिंदी शिक्षा का माध्यम बन गई। लोगों ने इन बीते वर्षों में हिंदी की आवश्यकता को बखूबी समझा। यही वजह है कि हिंदी केंद्रित कोश निर्माण की बाढ़ सी आ गई। दोस्तों, कार्यक्रम के इस अंश में हम कोशों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की चर्चा के साथ साथ आपको विविध कोशों की कतिपय विशेषताओं से भी अवगत करवाएंगे। तो आइए इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए रुख करते हैं कोश की इस कक्षा का। मैम, हमें कोशों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्शनरीज के बारे में बताएं। कोश विषयक इस चर्चा में कोशों के वर्गीकरण पर चर्चा एक तरह से समझो तो इनएविटेबल यानी अपरिहार्य है। पर इसमें ज़रा गड़बड़ झाला ये है कि अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से कोशों का वर्गीकरण करते हैं। पर मैम, इस गड़बड़ झाले में हो न हो कोई एक बीच का रास्ता तो होगा ही, और जो कि सबको मान्य हो। मान्य अमान्य की बात तो मैं यहाँ करती ही नहीं, बल्कि यहाँ मैं मोटे तौर पर कोश वर्गीकरण के विभिन्न आधारों पर तुम सबको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, ताकि तुम लोग इस बारे में अपना एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना सको, कभी ब्लैंक ना रहो। कोश वर्गीकरण के कतिपय मुख्य आधार हम यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं अपने इस जानकारी खंड में। कोश निर्माण का उद्देश्य क्या है, अर्थात कोश विशेष शिक्षार्थी कोश है, सामान्य कोश या तकनीकी कोश आदि आदि। भाषा के आधार पर कोशों का वर्गीकरण प्रायः एक भाषी यानी मोनोलिंगुअल, द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल, बहुभाषी यानी मल्टीलिंगुअल आदि आदि के रूप में किया जाता है। वर्गीकरण का अगला आधार है प्रविष्टि। इस आधार पर कोशों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया जाता है कि कोश विशेष सामान्य शब्दों का कोश है, तकनीकी शब्दों का कोश है, या फिर मुहावरा कोश या लोकोक्ति कोश आदि आदि। काल के आधार पर कोशों का वर्गीकरण एक कालिक, ऐतिहासिक कुछ इस तरह से किया जाता है। अर्थ के आधार पर कोशों को समानार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी आदि रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रविष्टि यानी एंट्रीज के अलावा कोशों का वर्गीकरण एंट्रीज के प्रेजेंटेशन के आधार पर भी किया जाता है। प्रविष्टि क्रम के आधार पर इनके वर्गीकृत रूप हैं वर्णानुक्रमानुसारी यानी प्रविष्टियों की आकारादि क्रम से प्रस्तुति। हिंदी के कोश वर्ण क्रमानुसारी होते हैं। अक्षर संख्यानुसारी यानी अक्षर संख्या के अनुसार कोशों का निर्माण। वर्गीकरण का ये आधार हम चीनी भाषा के कोशों में देख सकते हैं। इसी प्रकार धातु क्रम के अनुसार प्रविष्टियों की प्रस्तुति धातु क्रमानुसारी कहलाती है। प्रायः अरबी भाषा के कोशों में इस परंपरा का पालन किया जाता है। वहीं विषयानुसारी कोश की प्रस्तुति विषयों यानी टॉपिक्स के आधार पर होती है, जैसे कि अमरकोश, राजेश, थिसारस आदि आदि। विशिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर निर्मित कोशों में कोशकार कोश विशेष का संपादन कभी सामान्य प्रयोक्ताओं के लिए तो कभी तकनीकी आवश्यकताओं और कभी मशीनी अनुवाद आदि हेतु करता है। इस प्रकार के कोश विशिष्ट दृष्टिकोण से निर्मित कोश कहलाते हैं। दोस्तों,
भाषा ज्ञान की पहली सीढ़ी शब्दार्थ ज्ञान मानी जाती है। शिक्षार्थी यानी कि लर्नर्स के रूप में जब भी हम कोई भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उस भाषा विशेष के शब्दों के अर्थ से परिचित होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे हमारा शब्द भंडार एवं भाषा ज्ञान ये दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं। पर जब हम लर्नर्स के एलिमेंट्री लेवल से बढ़कर उस भाषा विशेष में दक्षता अर्जित करना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए चुनौती इस बात की होती है कि हम अपने विविध भावों विचारों को ठीक ठीक व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चयन कैसे करें। क्यों? हम फेस करते हैं ना कुछ ऐसी ही समस्या। इस समस्या से बचने के लिए तब हम विभिन्न प्रकार के साधनों विशेषकर कोशों की सहायता लेते हैं। पर इस क्रम में विशाल कोश वांग्मय में से एक सही शब्दकोश का चुनाव भी हमारे लिए कुछ कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की उलझन से बचने के लिए हम इस दृष्टि से पूरी तरह सजग रहें कि कौन सा कोश हमारे किस प्रयोजन की पूर्ति करने में सक्षम है। मिसाल के तौर पर यदि मुझे सूर्य के विभिन्न नामों के बारे में जानना हो तो मैं उस भाषा विशेष के पर्यायवाची कोश यानी कि डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स को रेफर करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए पर्पस स्पेसिफिक है। इसलिए मेरे विचार से यहां कोशों के विभिन्न प्रकारों और उनकी उपयोगिताओं के बारे में जानना श्रेयस्कर होगा। तो आइए प्रस्थान करें कक्षा की ओर, जहां लगभग इन्हीं सब बातों पर चर्चा चल रही है। कोश वर्गीकरण पर चर्चा के क्रम में ब्रॉडली तुम लोगों को कोशों के कतिपय प्रकारों के बारे में एक हल्की सी झांकी तो मिल ही चुकी है। इस पर अब हम थोड़े विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। देखो, कोशों का उपयोग हम कई प्रयोजनों के लिए करते हैं। मसलन कुछ लोग इनका उपयोग भाषा के सही प्रयोगों को सीखने के लिए करते हैं, कुछ अनुवाद करने के लिए, तो कुछ अपनी भाषा में प्रौढ़ता प्रखरता लाने के लिए। ओके? मोटे तौर पर कोश दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है भाषिक कोश और दूसरा है भाषिकेतर कोश यानी विषय परक कोश। ओके? ऑल अग्रीड? यस मैम। दूसरे शब्दों में इन्हें हम शब्द चयन आधारित कोश और विषय विवेचन आधारित कोश, इन दो अन्य नामों से भी जान सकते हैं। ओके मैम। भाषिक कोशों का सरोकार भाषा और उसकी शैली के विभिन्न पक्षों से होता है, वहीं विषय कोश का संबंध सीधे सीधे भाषा प्रयोग के बजाय पूरी तरह विषय केंद्रित होता है। ठीक है, अब हमें एक एक कर इनसे परिचय करवाएं ताकि हम प्रयोक्ताओं में इनके उपयोगों को लेकर तनिक भी संशय न रहे। ओके, दैट्स फाइन। आओ लेते हैं भाषिक कोशों के बारे में एक परिचयात्मक जानकारी। एक भाषी कोश में किसी एक भाषा के शब्दों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह होता है। ध्यान रहे कि इनमें उसी भाषा में उनके विविध अर्थ भी दिए रहते हैं। एक भाषी कोशों में भाषा के अधिकाधिक शब्दों पर विस्तार पूर्वक विवेचन तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें शब्दों के विभिन्न अर्थ तथा उनके प्रयोगों के विकल्पों पर भी प्रकाश डाला जाता है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं एक भाषी कोश की एक प्रविष्टि। हमारी एक आम धारणा है कि अनुवाद में द्विभाषी कोश ही उपयोगी होते हैं, परंतु साथ ही साथ यहाँ ये भी उतना ही सत्य है कि स्रोत भाषा के किसी शब्द की संकल्पना को समझने के लिए हम अनुवादकों को एक भाषी कोश की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ प्रमुख एक भाषी कोश जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनके नाम यहाँ स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध कोश परियोजना कॉलिंस कोबिल्ड के निर्माण के क्रम में 2 करोड़ शब्दों की सामग्री का विश्लेषण करवाया गया। इससे ये पता चला कि अंग्रेजी की विशाल शब्द राशि में सर्वाधिक प्रचलित शब्दों की संख्या मात्र 700 है। अंग्रेजी की सबसे अधिक प्रचलित संज्ञाओं में
वे शब्द का स्थान टाइम और पीपल के बाद तीसरा है। ऐसे कोश जिनमें स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा अलग अलग होती हैं, उन्हें द्विभाषी कोश यानी कि बाइलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं। इसमें स्रोत भाषा में संकलित शब्दों का पारिभाषिक या व्याख्यात्मक विवेचन लक्ष्य भाषा में होता है। आइए ऐसे ही किसी एक द्विभाषी कोश की एक प्रविष्टि पर नजर डालते हैं। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के संपादित अंग्रेजी हिंदी कोश में क्लियर के लिए हिंदी समानक यानी पर्याय हैं स्पष्ट, स्वच्छ, पारदर्शक, निर्दोष, सुनिश्चित, निर्बोध। द्विभाषी कोश प्रायः किसी दूसरी भाषा की जानकारी प्राप्त करने, अपना शब्द संग्रह बढ़ाने, दूसरी भाषा को सम्यक रूप से समझने तथा अनुवाद आदि कार्यों में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। और अब एक व्यवहारिक सुझाव। मान लें कि आप किसी अंग्रेजी पाठ का हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं। आप ये बात स्वयं भी जानते हैं कि इस कार्य में आपके लिए अंग्रेजी हिंदी कोश सहायक सिद्ध होंगे, पर इसके अतिरिक्त शब्द विशेष के एकाधिक समानकों में से सही समानक यानी कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम चुनने के लिए कभी-कभी हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी कोश की सहायता लेना भी आपके लिए कुछ कम फायदेमंद साबित नहीं होगा। कैसे? इसके लिए देखते हैं एक उदाहरण। ही इज क्वाइट क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट। अब अंग्रेजी हिंदी कोशों में क्लियर के एकाधिक समानक मिलते हैं, जैसे कि स्पष्ट, स्वच्छ, पारदर्शक, निर्दोष, सुनिश्चित, निर्बोध। अब आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वाक्य विशेष में क्लियर के लिए कौन सा समानक चुनें। पर दोस्तों, किसी हिंदी अंग्रेजी कोश की सहायता लेते ही आपके मन का यह संशय बस समझिए तो छूमंतर हो जाएगा। आइए जरा देखें हिंदी अंग्रेजी कोश की कुछ इन प्रविष्टियों की ओर। इन प्रविष्टियों को देखने पर संदर्भ के अनुसार क्लियर के लिए स्पष्ट समानक चुनने में आपको सहायता मिलेगी। क्यों? मेरी बात कुछ जची? है ना यह तरीका बेहद फायदेमंद? ओके, तो आइए कुछ प्रमुख द्विभाषी कोशों पर नजर डालें। बहुभाषी शब्दकोशों में मूल प्रविष्टि किसी एक भाषा में होती है और उसका समानक 2 से अधिक भाषाओं में होता है। दूसरे शब्दों में 2 से अधिक भाषाओं में तुलनात्मक, वर्णनात्मक अथवा ऐतिहासिक शैली में संपादित कोश बहुभाषी कोश अर्थात मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी कहलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुभाषी कोशों में शब्दों का प्रायः विवेचन नहीं होता, पर ये विभिन्न भाषाओं में प्रचलित समानकों को लेकर हमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रेरित अवश्य करते हैं। दृष्टव्य है बहुभाषी कोश की एक प्रविष्टि। में मानक भाषा से जुड़ी हुई किसी बोली के शब्दों और प्रयोगों का अर्थ सहित संग्रह होता है। प्रसंगतः हिंदी एक मानक भाषा है और ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि इसकी बोलियां हैं। बोली कोश यानी कि डिक्शनरी ऑफ डायलेक्ट्स हम भाषा शिक्षार्थियों के लिए एक बेहद उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है और इसका कारण ये कि अक्सर मानक भाषा में रचित साहित्य, मुख्य रूप से कथा साहित्य पढ़ते समय हमें असंख्य आंचलिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल ये बात केवल हिंदी के संदर्भ में ही सत्य नहीं है, बल्कि अंग्रेजी में रचित रचनाओं के बारे में भी उतनी ही सत्य है। अंग्रेजी साहित्य में स्कॉटिश, आयरिश तथा वेल्श भाषा का प्रयोग हमें सहज ही दिख जाता है। अब ऐसी स्थिति में बिना बोलियों के कोश का संदर्भ लिए मानक साहित्य का मर्म कई बार तो हम पाठक समझ ही नहीं पाते। इसलिए बोली कोश हमारे लिए
किसी मानक भाषा कोश जितना ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी साहित्य पढ़ते समय मेरी समझ से यदि आप द इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी एडिटेड जोसेफ राइट को कंसल्ट करें तो लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे आप भी इस बात को मानने लगे होंगे कि भाषा की भूल भुलैया में रास्ता निकालने के लिए कोश एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हमें भाषा की उस अनंत सीमा का बोध कराते हैं जो कि हम पाठकों, शिक्षार्थियों को अपने भाव अभिव्यक्त करने और बदलते समय के अनुसार नए भाव और नए शब्द बनाने की एक प्रकार की इंस्टिंक्ट देता है। अस्तु, मैं आपका समय इन बातों में जाया न करके आपको एक बार फिर ले चलता हूं कोश की उस कक्षा में जहां कोशों के प्रकारों पर चर्चा हो रही है। देखो, कोशों में ब्रॉडली 3 प्रकार के ट्रेंड्स देखे गए हैं। इनमें पहला है वर्णनात्मक, जिसमें कोशगत शब्दों तथा उनके प्रयोगों को उनके प्रस्तुत रूप में देखा जाता है। इसका दूसरा ट्रेंड ऐतिहासिक है। इस प्रकार के कोशों में हम प्रायः काल क्रमानुसार शब्दों के प्रयोगों की जांच पड़ताल करते हैं। इसमें हमें शब्दों के विकास, उनके जीवन मरण तथा किसी काल विशेष में प्रचलित शब्द विशेष या भाषा विशेष की जानकारी मिलती है। ओके, और इसके तीसरे प्रकार का नाम क्या है? तुलनात्मक। तुलनात्मक पद्धति के कोशों में प्रयोगों की जांच एक पारिवारिक शाखा के अंतर्गत पूर्वापर क्रम के साथ साथ सहवर्ती भाषाओं में प्राप्त समान प्रयोगों के आधार पर की जाती है। मैम, इन पर आधारित कोशों के नाम? देखो, प्रायः सभी एक भाषी कोश वर्णनात्मक होते हैं। वहीं ऐतिहासिक कोशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 10 जिल्दों में प्रकाशित अ न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स उल्लेखनीय है। वहीं तुलनात्मक कोशों में राल्फ लिली टर्नर कृत अ कंपैरेटिव एंड इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द नेपाली लैंग्वेज तथा अ कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस महत्वपूर्ण हैं। तुम में से किसी को जब भी कभी मौका मिले इन्हें एक बार देखना जरूर। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। मैम, इस चर्चा बिंदु से अब हम आगे बढ़े। दैट्स गुड। चर्चा के इस खंड में अब हम लेते हैं कुछ अन्य प्रकार के कोशों की परिचयात्मक जानकारी। अभिव्यक्ति कोश यानी डिक्शनरी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फ्रेजल डिक्शनरी। दोस्तों, कई बार दरअसल होता क्या है कि स्रोत भाषा के कई एक्सप्रेशंस का मर्म उसका शब्द प्रतिशब्द जानने के बावजूद हम पकड़ नहीं पाते। मिसाल के तौर पर आए दिन पत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली जैसी अभिव्यक्तियों के लिए मैं किस समानक का चयन करूं? दरअसल ये समस्या इसलिए उठ खड़ी होती है कि ये प्रशासनिक अंग्रेजी के एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशंस हैं। सो इनका शब्दगत अर्थ सामान्य शब्दकोश में हम यदि ढूंढें तो हमें इनके कई समानक मिलेंगे। अब इनमें से हम किस समानक का चयन करें, हमारे सामने ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। सो कुछ ऐसी ही समस्याओं से दो चार होने के लिए हमें अभिव्यक्ति कोश की जरूरत पड़ती है। अभिव्यक्ति कोश में यदि हम इन एक्सप्रेशंस के समानक ढूंढें तो आपको क्रमशः भवदीय और आपका केवल ये 2 रूढ़ अभिव्यक्तियां ही मिलेंगी। कुछ प्रमुख अभिव्यक्ति कोशों के नाम आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मुहावरे तथा लोकोक्ति किसी भी भाषा के एक अनिवार्य अंग माने जाते हैं। लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के प्रयोगों जैसी चुस्ती तथा व्यंजकता लाने के लिए अक्सर हम इस प्रकार के कोशों को कंसल्ट करते हैं। एक निजी वाकया सुनाती हूँ। कल ही की तो बात है, मैं किसी एक अंग्रेजी टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद कर रही थी। उसी टेक्स्ट में एक जगह रेड हैंडेड शब्द आया था। अब इसके अनुवाद के लिए यदि मैं किसी एक सामान्य शब्दकोश की मदद लेती तो इसका अनुवाद मैं हो ना हो लाल हाथ ही करती, जो कि सर्वथा गलत होता। मैंने इसे सामान्य शब्दकोश में ढूंढने के बजाय मुहावरा तथा लोकोक्ति कोश का सहारा लिया और तब इस रेड हैंडेड एक्सप्रेशन का अनुवाद मैंने रंगे हाथ किया।
जो कि हिंदी की प्रकृति और अभिव्यक्ति के लिहाज से सटीक है। लीजिए आप भी कुछ मुहावरे तथा लोकोक्ति कोशों के नाम जान लें। इनके नाम हैं उच्चारण कोश यानी डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, आप ये सहज ही पूछ सकते हैं कि हमें भला इस प्रकार के कोशों की क्या आवश्यकता है। पर दोस्तों ध्यान रहे कि उच्चारण कोश भी अन्य कोशों की तुलना में कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनुवाद करते समय या पाठ आदि का वाचन करते समय व्यक्ति, स्थान आदि आदि के नामों के सही उच्चारण में कहीं न कहीं आप अटक ही जाते हैं। इसीलिए आपके पास एक उच्चारण कोश का होना अत्यंत आवश्यक है। निर्विकल्प उच्चारण और लिप्यंतरण के साथ उन्हें लिखने के लिए हम उच्चारण कोश की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐसी ही हुई कतिपय चूकों को यहां कोट कर रहा हूं जिसमें इस कोश को रेफर नहीं किया गया। आइए इसे देखते हैं स्क्रीन पर। अंग्रेजी हिंदी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण एवं सही लिप्यंतरण के लिए मैं यहां दो एक उच्चारण कोशों के नाम बताए देता हूं। ये हैं पुराण एवं मिथक कोश किसी संस्कृति से संबद्ध पुराण, पुराकथाओं, मिथक, मिथकीय चरित्रों एवं घटनाओं का हमें प्रामाणिक परिचय उपलब्ध कराते हैं। सो कहना नहीं होगा कि पाठों में इस प्रकार के संदर्भों को समझने के लिए हमारे लिए पुराण एवं मिथक कोश कितना आवश्यक हो जाता है। आइए इस बात को जरा उदाहरण से समझते हैं। पौराणिक पात्र नारद विभीषण से वक्ता या लेखक का भला क्या कुछ आशय है, ये कोई तभी समझ पाएगा जब इन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं से अनजान वो पाठक पौराणिक एवं मिथक कोश को कंसल्ट करेगा, क्योंकि तभी उसे इस बात का पता चल पाएगा कि नारद माने लड़ाने भिड़ाने वाला व्यक्ति और विभीषण यानी कि भेदिया या जासूस। इससे संबंधित कुछ कोश जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनके नाम हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, थिसॉरस कोशों में महत्वपूर्ण कोश माने जाते हैं। थिसॉरस के कई अर्थ हैं, पर प्रसंग के अनुसार इसका जो अर्थ यहाँ अपेक्षित है वो है a collection of concepts or words arranged according to its sense। यानी कि थिसॉरस में शब्दों को उनकी संकल्पनाओं के अनुसार संग्रहित किया जाता है। दरअसल कई बार होता क्या है कि शब्द विशेष का आशय तो आपके दिमाग में स्पष्ट होता है, परंतु आपको उसके लिए उस समय कोई एक उपयुक्त शब्द नहीं सूझ रहा होता। ऐसे में थिसॉरस संबंधित संकल्पना से जुड़े शब्दों पर विचार करके आपको कई सही समानक उपलब्ध कराता है। थिसॉरस में मात्र प्रचलित और मानक शब्दों का ही नहीं बल्कि चालू भाषा की शब्दावली, एक्रोनिम यानी आद्यक्षर, संक्षिप्तियों से बने शब्द और शब्द विशेष से बने मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का भी विवरण मिल जाता है। ध्यान रहे कि थिसॉरस मौलिक तथा अनुवाद कर्म इन दोनों में ही बहुत उपयोगी रहता है। कुछ प्रमुख थिसॉरसों में अंग्रेजी में रॉजर्स इंटरनेशनल थिसॉरस और हिंदी में अरविंद कुमार द्वारा संपादित समांतर कोश आदि प्रमुख हैं। थिसॉरस से ही मिलता जुलता हिंदी में एक और कोश है और वो है पर्याय कोश। पर्याय कोश में प्रायः वर्ण क्रम से संग्रहित शब्दों के विभिन्न पर्याय उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार के कोशों में शब्दों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर पूरी गहराई से चर्चा होती है। साथ ही साथ कई मामलों में इस प्रकार के कोश हमें शब्दों के निश्चित क्रम और उसके पालन नहीं होने पर उत्पन्न अर्थ की विसंगतियों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हैं। मसलन जलपान के स्थान पर हम ना तो पानी पान कहते हैं या फिर पान जल ही। कुछ इसी प्रकार का साधु प्रयोग चरण स्पर्श है, पैर स्पर्श नहीं। पर्याय कोश हमें इन्हीं सब बातों पर सचेत करता है। दोस्तों, ये तो पर्याय कोश की एक बानगी भर है। सो मेरा यहाँ आप सबसे अनुरोध है
कि इससे पहले कि आप इस पर जजमेंटल हों, इसे एक बार देखें अवश्य। कुछ प्रमुख पर्याय कोशों के नाम यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, पर्याय कोश के विपरीत एक अन्य प्रकार का कोश भी होता है, वो है विपर्याय कोश यानी कि विलोम शब्द कोश, डिक्शनरी ऑफ एंटोनिम्स। विपर्याय कोश में शब्दों के विलोम दिए जाते हैं। यदा कदा ऐसे कोश भी देखने में आए हैं जिनमें शब्दों के पर्याय और विपर्याय दोनों उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही एक कोश का नाम यहाँ स्क्रीन पर दृष्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमें साहित्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। साहित्य कोश में एक या अधिक भाषाओं के साहित्य, साहित्यकारों, विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों और साहित्यिक रचनाओं के विषय में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, होता दरअसल ये है कि साहित्य पर बोलते या फिर किसी साहित्यिक पाठ का अनुवाद करते समय अज्ञानतावश हम कई प्रकार की चूक कर बैठते हैं। अब यदि आपको संबंधित विषय की अवधारणा स्पष्ट है तो आप कई बार हंसी का पात्र बनने से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रोमांटिसिज्म का अर्थ यदि आप रोमानवाद कर दें तो समझिए आपने अर्थ का अनर्थ कर डाला, क्योंकि इसके लिए जो सटीक और प्रचलित समानक है वो है स्वच्छंदतावाद। अब समझे आप? साहित्य कोश अवधारणाओं और संदर्भों को स्पष्ट करने में हमारे लिए कितना सहायक है। कुछ प्रमुख साहित्य कोशों के नाम आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। में इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि कोश निर्माण वाकई एक अत्यंत दुष्कर, जटिल और श्रम साध्य कार्य है। इस भौतिक संसार में उपलब्ध कोश वांग्मय के संसार की ओर यदि आप दृष्टिपात करें तो संपादकों की घोर परिश्रमशीलता की कल्पना मात्र से ही आपका मन रोमांचित हो उठेगा। दोस्तों, कहा तो यहां तक जाता है कि यदि किसी अपराधी को कोई कठोर सजा देनी हो तो उसे बस कोश निर्माण कार्य में जोत दीजिए। खैर, हम मनुष्यों ने ज्ञान विज्ञान की उन्नति और समृद्धि के लिए भला क्या कुछ नहीं किया। तन, मन, धन सब कुछ ही तो उत्सर्ग कर दिया। पर दोस्तों, इतना सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद हमने हार अब भी नहीं मानी है। कहना नहीं होगा कि 20वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान तथा उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट तकनीक का उदय हुआ। प्रत्येक क्षेत्र का अब अपना एक स्वतंत्र विशिष्ट प्रकार का ज्ञान था, उसकी अपनी एक विशिष्ट प्रयुक्ति थी। अतः तकनीकी विषयों की सामग्रियों को अनुदित या फिर निष्कंटक वाग व्यवहार के लिए विविध विषयों से संबद्ध पारिभाषिक शब्दावली, कोश और शब्द संग्रहों के संकलन भी खूब किए जाने लगे। अब आज का सूरत हाल तो यही है कि इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र आदि आदि विषयों से संबंधित शब्दावलियों में हमें उन विषयों के मानक पर्याय ढूंढते ही मिल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के शब्दावली साहित्य का संसार भी भाषिक कोशों की तरह ही कुछ कम विशाल नहीं है। आइए कोश की कक्षा में एक बार पुनः चलते हैं और प्राप्त करते हैं इस विषय पर भी जानकारी। मैम, कई बार सामान्य कोशों में टेक्निकल वर्ड्स ढूंढे भी नहीं मिलते, और यदि मिलते भी हैं तो उनका सही अर्थ प्रायः स्पष्ट नहीं हो पाता। जी मैम, अभी कल ही मैं बायोलॉजी की एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक शब्द आया क्रोमोसोम। मैंने इसे शब्दकोश में बहुत ढूंढा पर यह मिला नहीं। गुड क्वेश्चन। तुम लोगों ने ये जिज्ञासा एकदम समय पर ही की है। समय पर? क्या मतलब? यही कि मैं अब तुम लोगों को इसी के बारे में बताने जा रही थी। ओके, प्लीज डू मैम। देखो, मानक भाषा के कोश कितने ही विशाल क्यों ना हो, पर सामान्य रूप से विविध ज्ञान क्षेत्रों जैसे कि भूगोल, भौतिकी, आयुर्विज्ञान आदि आदि विषयों से संबद्ध तकनीकी शब्दावलियों को उनमें समाविष्ट करना प्रायः संभव नहीं हो सकता। इसीलिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ ये बता दूं कि इन विषयों से संबद्ध विभिन्न शब्दावलियों और कोशों का निर्माण
अपने देश में और विदेशों में भी बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत और सांस्थानिक इन दोनों स्तरों पर हुआ है। व्यक्तिगत प्रयासों में मेरे विचार से डॉक्टर रघुवीर का नाम अग्रगण्य है। पारिभाषिक शब्दावली के हिंदी समानक संस्कृत के धातु, उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से गढ़े गए हैं। सांस्थानिक या इंस्टीट्यूशनल स्तर पर शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में भारत सरकार की संस्थाएं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इन दोनों ने कई भगीरथ प्रयास किए हैं। ध्यान रहे कि इन संस्थाओं द्वारा समस्त देश के विषय विशेषज्ञों तथा भाषाविदों की मदद से स्थिर किए गए समानक अखिल भारतीय प्रयोग के लिए मान्य हैं। भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रमों में एक रूपता लाने की दृष्टि से अब यूजर इंस्टीट्यूशंस के लिए ये वैधानिक रूप से प्रायः बाध्यकारी समझे जाने लगे हैं। तकनीकी शब्दावलियों यानी कि टेक्निकल ग्लॉसरीज की एक इंडिकेटिव लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं। मैम, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो अब तक की चर्चा में मुझे 3 अलग अलग टर्म्स सुनने में आए हैं। हाँ हाँ, वो कौन कौन से? मैम, कभी आप कोश के लिए अंग्रेजी शब्द डिक्शनरी का प्रयोग कर रही हैं, तो कभी थिसॉरस तो कभी ग्लॉसरी का। क्या ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? अरे नहीं नहीं, बल्कि इन शब्दों में अब व्यवहार और सिद्धांत, इन दोनों ही स्तरों पर काफ़ी कुछ फर्क किया जाने लगा है। वैसे तो कोश और थिसॉरस, इन 2 शब्दों का परिचय तो तुम लोग प्राप्त कर ही चुके हो। ठीक है। ओके, पर फिर भी संक्षेप में इन्हें एक बार फिर समझ लो। देखो, आधुनिक प्रकार के शब्दकोशों में प्रविष्टियां प्रायः आकारादिक्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी जाती हैं और उनमें प्रविष्टि विशेष के बारे में यूजर को प्रायः छोटी बड़ी कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराना अपेक्षित है। मसलन शब्द का व्याकरणिक भेद क्या है, उसका उच्चारण क्या है, व्युत्पत्ति क्या है और उसके स्थूल सूक्ष्म अर्थ क्या क्या हैं, उनके प्रयोग संदर्भ क्या कैसे हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी सूचनाओं को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करना उचित रहेगा, स्रोत भाषा वाला हिस्सा और लक्ष्य भाषा वाला हिस्सा। स्रोत भाषा वाले हिस्से में यानी मूल प्रविष्टियों वाले खाने में सभी शब्दों की वर्तनी, उच्चारण, अक्षर विभाजन, व्याकरणिक कोटि शब्द स्रोत और व्युत्पत्तियों के संबंध में बताया जाता है, जबकि लक्ष्य भाषा वाले हिस्से में यानी अर्थ दिए जाने वाले खाने में उन शब्दों की परिभाषा, व्याख्या, प्रयोग की प्रधानता के क्रम में पर्याय, विषय संकेत, विषयानुसार अर्थ, उदाहरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रतिसंदर्भ टिप्पणियाँ यदि अपेक्षित हों तो दिए जाने आवश्यक हैं। ग्लॉसरी यानी शब्द संग्रह में स्रोत भाषा के तकनीकी शब्द और उनके लक्ष्य भाषा में विषयवार पर्याय देना पर्याप्त माना जाता है। मोटे तौर पर तुम लोग यहाँ ये बात समझ लो
कि ग्लॉसरी की प्रविष्टियों में यूज़र को कोश जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और रही बात पारिभाषिक कोशों की, तो उनमें विषयवार सटीक परिभाषाएं और यदि आवश्यक हुआ तो लक्ष्य भाषा में प्रयुक्त समुचित पर्याय दिए जाते हैं। ओके, और परिभाषा कोश? मैम, शब्दकोश, शब्दावली और परिभाषा कोश के कॉन्सेप्ट को यदि आप यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाए तो बात हमें ज्यादा समझ में आएगी। नो प्रॉब्लम। देखो इनकी एक एक एंट्री यहाँ स्क्रीन पर। ओके मैम, अब समझ में आ गया। मैम, कई जगह मैंने विश्वकोश शब्द भी देखा है, ये भला क्या कुछ है? देखो अंग्रेजी में इसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। कलेवर एवं कथ्य की दृष्टि से ये एक सामान्य प्रकार के कोश से काफी कुछ अलग होता है। विश्वकोश में किसी एक विषय या ज्ञान से संबंधित प्रत्येक तरह की जानकारी विस्तार से एक स्थान पर एकत्रित होती है। इनकी प्रविष्टियों के बारे में गौरतलब है कि ये विषय विशेष के अधिकारी विद्वानों द्वारा किसी एक लेख की शक्ल में लिखवाए जाते हैं। विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया में सूचनाओं को यूजर्स आसानी से लोकेट कर सकें, इसलिए तुम लोग पाओगे कि इसमें भी किसी कोश की भांति ही प्रविष्टियों का स्थान निर्धारण वर्ण क्रमानुसार यानी कि अल्फाबेटिकली ही किया जाता है। विश्वकोश को कई विद्वान ज्ञान कोश भी कहते हैं। कुछ प्रमुख एनसाइक्लोपीडिया हैं: एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया, कॉलिंस एनसाइक्लोपीडिया, हिंदी विश्वकोश वगैरह वगैरह। हाँ, एक बात और, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में किसी एक विषय पर ही एक जानकारी संक्षेप में एक खंड में, तो वही जानकारी विस्तार से दूसरे खंड में मिलती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं मैम। बताती हूँ। सपोज तुम्हें होमर कवि के बारे में जानना है, पर यदि तुम्हें ये जानकारी ब्रीफ में चाहिए तो तुम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का माइक्रो खंड देखना। You will get the information in brief. But ma'am, what if the information is needed in depth? Then, my dear students, we will refer Encyclopedia Britannica's macro section, which are published separately in different volumes. Have a look on that. क्यों? समझ में आई बात? Yes, ma'am. दोस्तों, वैजयंती कोश में कहा गया है कि नरभूपो द्विना कोशम प्रजोत्पादन रक्षया नैव क्षमो यथा तद्वत कवि काव्य कृतावपि। अर्थात कोशहीन विद्वान शब्द, अर्थ तथा कोश में दिए जाने वाले अन्य प्रकार के ज्ञान के अभाव में उत्तम काव्य की रचना करने तथा उसका रसास्वादन करने में असमर्थ रहता है। दोस्तों, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि कोश ग्रंथ हमारी वाचिक भाषा, लेखन और अनुवाद कौशल में वृद्धि करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि कोश बेशक हमारे करिकुलम का एक अहम हिस्सा ना हो, पर फिर भी अपनी टेक्स्ट बुक्स के ढेर में हम उसे भी थोड़ी सी जगह दें। इससे न केवल आप अपने दैनंदिन जीवन में समीचीन शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे, बल्कि शब्द विशेष की विविध अर्थ छायाओं से भी अवगत हो आप अपने भाषिक कौशल में निखार ला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम के इस तृतीय और अंतिम भाग के समापन की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।